हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन अमेजोन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म के की पॉइंट्स क्या होते हैं और क्या इसका रिएक्शन प्रोफाइल होता है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। SN2 को अगर मैं बात करूं तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर। SN1 इज यूनिमोलिकुलर, दिस इज बाई मॉलिकुलर। यहाँ पर अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये किस चीज़ को बताता है? क्या ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को बताता है या फिर ये मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन? ये पूछा हुआ सवाल है। तो ये मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन को बताता है। मतलब इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है दोस्तों? 2 है। देखते हैं इसमें आखिर होता क्या है, समझें इस बात को। देखें, यहाँ हमने ले लिया है CH, लेट्स हैव एन एग्जांपल। सब छोटा हमारे पास एक चलते हैं, यहाँ CH3 और मैंने यहाँ ले लिया है L, और इसके साथ हमने ले लिया है यहाँ पर, राइट। जैसे कि SN1 में हमने बात की थी कि SN1 सब्स्टिट्यूशन लाइक लखनवी स्टाइल, जिसमें लिविंग ग्रुप के जाने का इंतजार किया जाए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यह है गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल। मतलब यहाँ पर लिविंग ग्रुप के जाने का इंतजार नहीं किया जाता। यहाँ पर लिविंग ग्रुप को कह सकते हैं कि धक्का देकर न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। मतलब SN1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। और वहाँ पर क्योंकि वो लखनवी स्टाइल है, न्यूक्लियोफाइल इंतजार करता है लिविंग ग्रुप के जाने का SN1 में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल धक्का देकर कैसे निकालता है कि लिविंग ग्रुप अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑर्बिटल मैंने बनाया है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। कौन सा एंटी बॉन्डिंग? TLG बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ना, और उससे प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। तो मैकेनिज्म के बारे में बात करें, देखिए जरा कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, इसके बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। तो जब एंटी बॉन्डिंग में बैक साइड से अटैक होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देता है बैक साइड से। तो एक ऐसा समय आता है दोस्तों कि जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो कार्बन की वैलेंसी धीरे धीरे 4 से 5 होना शुरू हो जाती है, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड अगर कोई नया बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन के पास जगह नहीं है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमने कार्बन ले लिया, और एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Lg का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, और हमारे पास यहाँ एक नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बनना शुरू हो जाता है। बॉन्ड अपने दो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की कमी होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप पर जाना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसको जो बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास ये जो स्पीशीज है, इसमें हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन, एफ मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों कैसे हैं? बी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों साइमल्टेनियस हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। तो बोलते हैं अपन क्या? ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नया बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर NuHH ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, और लिविंग बाहर निकल जाता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर। अब इस कहानी से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये SN1 से डिफरेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमको वीक नहीं चाहिए, कि लिविंग ग्रुप अपने आप नहीं जाएगा, इसको धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ये हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूट्रल नहीं चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरी बात हमको समझ में आती है कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो SN1 से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बैक साइड अटैक करना है, इसलिए कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन की डिफरेंट और वैलेंसीज हैं, ये बल्कि नहीं होने चाहिए। यहाँ पर HHH है, इसका मतलब स्मॉल साइज है। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है कार्बन का। इसका मतलब एक ही स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन है, सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट बन गया है। इसका मतलब वन स्टेप रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पर RDS का कोई सवाल उठता नहीं, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है तो वही RDS है हमारे पास। यही प्रोसेस, यही एक स्टेप है। यही हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप हो गया, यही फास्ट स्टेप हो गया, तो इसको RDS बोल सकते हैं अपन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हमारे पास लिविंग ग्रुप हमेशा हमको कैसा चाहिए? लिविंग ग्रुप हमको छोड़ने
छोड़ने वाला चाहिए। तो इसका मतलब ये हमको कैसा चाहिए, ठीक है चलेगा, इट शुड बी गुड। तो मॉडरेट टू गुड चलेगा, गुड। और मगर हमारे पास जो मेन जो डिसाइड होता है वो न्यूक्लियोफाइल से होता है। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग हुआ तो हमारे पास SN2 है, बहुत वीक है, लीविंग ग्रुप अच्छा है तो SN1 होने की संभावनाएं रहती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं इसमें SN1 में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप SN1 अगर आप देख के आ चुके हैं तो मैं कह सकता हूँ कि लीविंग ग्रुप के 180 डिग्री अपोजिट अटैक हुआ है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास कैसा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, रिटेंशन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ नहीं। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है और वो भी कैसा, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जैसे वहाँ 100% रेजमाइजेशन नहीं होता था, या 100% इन्वर्जन हुआ है अपना। ठीक है, तो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर और बात कर लूँ कि हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट कैसा चाहिए, वो सब अपन बात करेंगे। अपन यहाँ क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोफाइल बना लेते हैं। तो क्योंकि ये रिएक्शन मैं मान रहा हूँ कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो हमारे पास 1 स्टेप रिएक्शन है, तो हमारे पास यही प्रोडक्ट बनने वाला है। ये हो गया हमारे पास RLG, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा N। तो ये रहेगा हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। तो दिस इज एस। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट बातें करनी है, जैसे लिविंग ग्रुप की हमने बात कर ली, न्यूक्लियोफाइल हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब और भी चीज़ें हैं जो हमें बात करनी है, उसको अपन की पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए, है ना। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, इसको, इस इन्वर्जन को अपन बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या क्या मिथ है वॉल्डन इन्वर्जन को लेकर। क्या वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये R है तो ये हमेशा S हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये होता है क्या, है ना। सिर्फ वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो लीविंग ग्रुप के 180 अपोजिट होगा, सिर्फ इतना मतलब होता है। R का S हो, S का R हो, ये अपन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि लीविंग ग्रुप और कमिंग न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी ऑर्डर कान इनगोल्ड प्रीलॉग के अकॉर्डिंग, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो उसमें लिविंग ग्रुप कहाँ था और आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, इसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी प्रायोरिटी सेम हुई तो हम कह सकते हैं कि यस, R का S, S का R होगा। अगर उनकी प्रायोरिटी अमंग दीज 4 जो भी कायरल सेंटर यहाँ बनने वाला है उसमें अलग अलग हुई, तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि कमिंग जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो R का S ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉन्डलर इन्वर्जन होगा, है ना, मगर हम ये नहीं कह सकते कि R का S होगा या S का R होगा। तो ये कुछ मिथ है जिनके बारे में अपन को बात करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द की पॉइंट्स। तो हमको अभी तक क्या क्या समझ में आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो है वो है हमारे पास 1 स्टेप रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है दोस्तों। दूसरी बात हमको जो समझ में आई, क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 2 है। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो रेट की बात करें तो एक ही स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RLG भी होगा, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमको पता चली कि रेट जो है वो डिग्री पर भी डिसाइड होगा, कि 1 डिग्री की रेट ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी 2 डिग्री, क्योंकि 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 कंपेयर टू दी 3 डिग्री आर की डिग्री है ना। कारण है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ बात कर लूँ CH3 CH2X, फिक्सिंग दी लिविंग ग्रुप को फिक्स कर लिया मैंने, और यहाँ हमने ले लिया। तो अगर मैं फिक्स कर लूँ तो हमारे पास अब हमको समझ में आ जाता है कि इन तीनों में से रेट किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट एंट्रेंस मायने रखता है। डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री की ज़्यादा होने वाला। से भी फास्ट करना है तो आप कर लो H3। ठीक है, अब हम यहाँ और चीज़ भी देखेंगे। अगर एक और बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस R से, इस ग्रुप से अगर मैं क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा, जरा देखें, इस पर भी सवाल बनता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि पीक उतना ही नीचे होगा। ये बताता है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की।
तो ट्रांजिशन स्टेट को अगर मैं स्टेबलाइज कर दूं, ट्रांजिशन स्टेट अगर यहाँ देखें तो आप कैसे दिख रहा है आपको, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को मैं स्टेबलाइज कर दूं तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी, और ये स्टेबल हो जाएगी तो ये रिलेटिवली नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम, इसका मतलब इस बैरियर को क्रॉस करना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को मुझे स्टेबलाइज करना है, तो मैं ये कह सकता हूं, जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना जुड़ा होगा आर पर, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियोफाइल हमको कैसा चाहिए, बात ही कर लिया हम। न्यूक्लियोफाइल हमको कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और यूजुअली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, जैसे कि आर, ओ आर माइनस, ओ एच माइनस, एस एच माइनस, सी एन माइनस, है ना, ये सब एक्स्ट्रा अपन ले लें, लेट्स हैव N3 माइनस, ये सब हमारे पास कैसे न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं वीक में बात करूं जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो हम बात करेंगे NH3 की। NH3 हमारे पास न्यूट्रल है, मगर दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमको कैसा चाहिए, अगर आप सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ के आए हैं, यहाँ पर आपको प्रिफर किया जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रिफर किया जाता है, जैसे कि DMSO, जैसे कि एसीटोन, ये अपन अलग से पढ़ के आ चुके हैं, है ना, सॉल्वेंट और उसकी। तो यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लें अपन, ये एसीटोन ले लिया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लिया, है ना, है ना। तो ऐसे हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि अगर मैं बात करूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, हम बात करें लेट्स से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम ले रहे हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आखिर हम क्यों ले रहे हैं, जरा समझें इस बात को। कि यहाँ पर क्या होता है, जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो आप, तो फिर नेगेटिव चार्ज एनायन जो है वो सॉल्वेट नहीं होते हैं, एनायन सॉल्वेट नहीं होगा, एनायन सॉल्वेट नहीं होगा, इसका मतलब छोटा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा होता है दोस्तों, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, छोटा न्यूक्लियोफाइल, है। तो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास छोटा न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है दोस्तों, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो सॉल्वेट ही नहीं होता। लेट्स से सॉल्वेट करने के लिए हमें पॉजिटिव, नेगेटिव को सॉल्वेट करने के लिए पॉजिटिव पार्ट चाहिए ना, पॉजिटिव पार्ट कैसा है, यहाँ पर स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इसका मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ओनली कैटायंस गेट सॉल्वेटेड, ये अपन पहले भी बात कर चुके, कैटायन गेट सॉल्वेटेड, है ना दोस्तों। तो ये हमको बात याद रखनी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अगला मैं बात करूं कि क्या मैं इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकता हूं, क्या मैं इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, यस, आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से भी रेट बढ़ा सकते हो, मगर कब, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो और स्ट्रांग हो। लेट्स से अगर मैं बात करूं NH3 के लिए और PPH3 के लिए, तो अगर मैं यहाँ ले लूँ RX और यहाँ पर हमने ले लिया NH3, तो हमारे पास ये जो NH3 है वो अटैक करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो हमारे पास कुछ RDS ऐसा देखने को मिलेगा, NH3 पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक कर रहा है RX नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वो दिस इज नॉट मच पोलर, तो कोई ऐसा चार्ज नहीं है, मगर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कैसी है दोस्तों, पोलर। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स पोलर नहीं है और ट्रांजिशन स्टेट पोलर है, तो मैं इसको स्टेबलाइज करना चाहूंगा, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूंगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसको सॉल्वेट कर देगा, इनको सॉल्वेट कम करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं है, तो इसको सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेट करने से हमारे पास इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा। सवाल उठता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सर आपने यहाँ क्यों यूज़ नहीं किया। अगर मान लो मैं यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर लूँगा, तो इसका मतलब वो सॉल्वेट हो जाएगा, F माइनस जो है वो सबसे तेज़ी से सॉल्वेट होगा, क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है।
तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज था, जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता था, मगर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सॉल्वेशन और तगड़ा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूँ तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वही खराब हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल अपनी पूरी क्षमता से एक्ट करे, तो उसके नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें, क्योंकि वो एनायन को सॉल्वेट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर है और ये स्टेरिकली हिंडर्ड चीज जो है वो F- तक पहुंच ही नहीं सकती। जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो भी हमारे पास टर्मिनल पर है और रिलेटिवली हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी टर्मिनल है। तो वाटर जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो केटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पोलर स्पीशीज नहीं है, यहाँ पर पोलर है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, तो हमें पोलर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज हम कर देंगे सॉल्वेट करके, जबकि ये इनका सॉल्वेशन नहीं होएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, समझ में आ गया है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, वो हमारे पास न्यूट्रल है और स्ट्रांग है, तो आप प्रेफर करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है लाइक दिस, तो आप यूज करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। 9th पॉइंट की बात करते हैं। क्या इसमें काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट अपन बात करके आए थे दोस्तों। काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट का मतलब है CH बॉन्ड ब्रेकिंग इफ पार्ट ऑफ RDS हो, तो हम कह सकते हैं कि रेट 7 गुना तेज होती है कंपेयर टू दिस। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ है? क्या यहाँ पर कोई CH बॉन्ड ब्रेकिंग RDS में पार्टिसिपेट करी है? तो नहीं। इसका मतलब काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। 10वें पॉइंट की बात करें तो क्या इसमें एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूं लिविंग ग्रुप, मतलब Cl35 और 37 में कोई रेट का डिफरेंस होगा? तो यस, यहाँ पर भी CX बॉन्ड जो है वो RDS का पार्ट है ब्रेकिंग। तो अगर मैं Cl35 लेता हूँ और Cl37 लेता हूँ, तो ऑब्वियसली जो आसानी से टूटेगा उसकी रेट क्या होगी? ज़्यादा। तो हमारे पास जो लाइट आइसोटॉप है उसकी रेट क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इस बारे में अपन SN1 में भी बात कर चुके हैं। फिर हम बात कर चुके हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास वॉल्टन इन्वर्जन होता है। व्हाट डज मीन बाय वॉल्टन इन्वर्जन? अब यहाँ पर मिथ बस्टर है दोस्तों। क्या R का मतलब S हो जाएगा और S का मतलब हमेशा R हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं कह सकते। जनरली ऐसा होता है, जनरली होता है, मगर स्टेटमेंट नहीं मार सकते। स्टेटमेंट अपन ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, D अगर है कॉन्फ़िगरेशन उसका L हो जाएगा, L है तो D हो जाएगा। ये D और L आप जानते हो विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला सीन है। तो ये जरूर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कह सकते। वॉल्टन इन्वर्जन का मतलब सिर्फ, मैं पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ यह है कि 180 अपोजिट अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का फ्रॉम दी लिविंग ग्रुप। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? है ना? फिर विद रेस्पेक्ट टू अगर मेरे को रेट पूछ लिया जाए, लेट्स से रेट बताओ, RI, RBR, RCl और RF, तो हमें लिविंग ग्रुप तो हमेशा अच्छा ही चाहिए। तो हमें आयोडीन जो है उसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हमें होगा, ज़्यादा होगा। फिर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली हमने बात कर ही लिया, तो हमने बात कर लिया कि रेट जो है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और इन्वर्जन हमारे पास होता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम जान चुके हैं। अगर रेट पूछ लिया जाए तो भी अपन आंसर कर सकते हैं, है ना? अगर ऐसा है R3N और पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हम RX ले लें और यहाँ पर आप कौन सा सॉल्वेंट लें कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और यहाँ आर, ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, ये रिएक्शन कहलाती है मैंस सेटकिन। ये प्रूव हुआ था कि हमारे पास अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट पोलर होने की वजह से, अगर इसके लिए रेट डिफाइन कर रहे हो आप, तो हम कह सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रेट ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी पोलर एप्रोटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो आप SN2 में आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस इज SN2 दोस्तों। तो यहीं से एंड करते हैं। हैप्पी लर्निंग।
For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.